कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हर घर नल योजना किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये योजना जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले से संबंधित है। तो ये योजना किससे संबंधित है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले से। हर घर नल योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस योजना का उद्घाटन जो है 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उन्होंने इस योजना का उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। इस योजना का कार्य क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु किया गया था। इसलिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। इससे लाभान्वित जो टोटल गांव हैं उनकी संख्या है 2995 गाँव जो हैं वो इस योजना से लाभान्वित होंगे। और इसकी आबादी जो है, ये योजना जो आबादी कवर करेगी वो 41 लाख से अधिक की आबादी होगी। इस योजना के अंतर्गत जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर योजना शुरू की गई। यह योजना जो है जल जीवन मिशन जो कि प्रोग्राम शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के अंतर्गत यह योजना हर घर नल योजना शुरू की गई। इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत जो है 5,555.38 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी। इस योजना का क्रियान्वयन की अवधि कितनी है? 24 माह। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। इसके संबंध में कुछ और जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही जो है बर्निंग इशू है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और इसका अभी प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने 16 जुलाई 2022 को यूपी का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने अपने इसी दौरे के क्रम में जालौन जिले के उरई तहसील की कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के द्वारा 29 फरवरी 2020 को जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 28 माह के भीतर पूर्ण कर लिया गया। कितने माह में? 28 माह में। 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है UPEIDA, तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे कितने लेन का? 4 लेन का, और इसका निर्माण कार्य किसने कराया है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर, जिसके बाद में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। कौन कौन से ज़िले हैं? 7 ज़िले। पहला तो चित्रकूट, दूसरा बांदा, तीसरा महोबा, चौथा हमीरपुर, पांचवा जालौन और छठा औरैया और 7वां इटावा। UP-13 एक्सप्रेस 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य हो गया है। 6 पर सफ़र शुरू हो गया है और 7 पर जो है कार्य प्रगति पर है। तो यूपी में कुल कितने? 13 एक्सप्रेसवे के साथ जो है देश में सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं कि कौन कौन से वे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर सफ़र शुरू हो गया है। एक तो यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। दूसरा है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। तीसरा कौन सा है? आगरा लखनऊ
एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। चौथा कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। और जो निर्माणाधीन है उनमें से कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं? एक तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर, जो कि अभी निर्माणाधीन है। गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 117 किलोमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं जिनकी लंबाई और कौन कौन से निर्माणाधीन हैं। आपका एक काम ये है कि आपको ये बताना है कि एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ पर समाप्त होंगे। ये आपका काम है। आपको देखकर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। नोएडा एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाता है, और इस एक्सप्रेसवे का NH नंबर कितना है। NH 24 जैसे होता है, NH 26, NH 22, तो आपको NH नंबर और कहाँ से कहाँ तक ये जाता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन बनाने का प्रस्ताव है? तो कौन सा वो तीर्थ स्थल है? उसका नाम है काशी विश्वनाथ को, इसको कार्बन फ्री जोन बनाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। बाबा विश्वनाथ धाम को प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन बनाने की पहल शुरू की गई। इस कार्य के लिए CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से काशी विश्वनाथ धाम में कुल 12 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के कारण उस क्षेत्र में PM 2.5 और PM 10 के साथ ही कार्बन की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। मंदिर परिसर व अन्य चिन्हित जगहों पर लगने वाले एयर प्यूरीफायर HEPA टेक्नोलॉजी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर पर आधारित होंगे। यह 0.3 माइक्रोन से बड़े 99 से 97 पॉइंट से अधिक कणों को कैद करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो उन्होंने इसका कहाँ किया है? अलीगढ़ में। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की कोस तहसील के अलीगढ़ की कोस तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक ज़मीन पर की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में अलीगढ़ प्रखंड के 395 कॉलेज संबद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को SCO का कल्चरल एवं टूरिज्म राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वो है वाराणसी। 28 जनवरी 2022 को काशी के कमिश्नर ने जानकारी दिया कि काशी को शंघाई सहयोग संगठन का टूरिज्म एंड कल्चरल राजधानी घोषित करने के लिए डोजियर तैयार किया गया है। पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य ASI द्वारा अयोध्या में कराया जा रहा है। 14 फरवरी 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट में न्यूयॉर्क में
कन्नौज के इवेंट में न्यूयॉर्क में कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को लॉन्च किया गया। लखनऊ स्थित SGPGI ने डॉक्टरों ने एक जटिल ऑपरेशन को रोबोटिक्स की मदद से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऐसा करने वाला PGI पहला संस्थान बन गया है। उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो टोटल 8 बच्चों को। राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड दिवस 24 जनवरी को 2022 के दिन कुल 29 बच्चों, 15 बॉयज़ और 14 गर्ल्स में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर 2022 के लिए कुल 128 लोगों का नाम पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्म श्री। इनमें से 14 लोग या व्यक्ति उत्तर प्रदेश की हैं, 13 को मरणोपरांत, 34 महिलाओं को और 10 NRI विदेशी लोग शामिल हैं। राधेश्याम खेमका इनको मरणोपरांत मिला है, कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत और उत्तर प्रदेश पद्म विभूषण मिला है। उत्तर प्रदेश के 79 पुलिस वालों को गैलेंट्री मेडल सेवा मेडल प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस 2022 परेड में भाग लेने वाले राज्यों की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, जो कि एक जिला एवं उत्पाद व काशी विश्वनाथ धाम के थीम पर आधारित थी। दूसरा कर्नाटक को और तीसरा मेघालय को मिला है। गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भाग लिया था। 9 सरकारी विभागों की झांकियां भी शामिल थी। उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालयों को संयुक्त रूप से मिला। शिक्षा मंत्रालय की थीम थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम उड़ान योजना थी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार CISF को मिला। सेनाओं में भारतीय नेवी के दस्ते को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मनरेगा के अंतर्गत बजट 2022-23 में रोजगार सृजन का लक्ष्य है। कुल 32 करोड़ मानव दिवस। अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने वाली योजना मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बजट 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह किस जिले में किया? तो यह किया गया बलरामपुर में। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने 9800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सरयू कनाल नेशनल परियोजना का उद्घाटन किया। यह बलरामपुर जिले से इस परियोजना में से उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के किसानों को फायदा होगा। यह परियोजना एक नदी जोड़ो परियोजना भी है। इस परियोजना के द्वारा घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिण नदी को जोड़ा जाएगा। इस कनाल से 14.4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी तथा इससे 25.30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाट से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है। वाराणसी जिले में वर्चुअल पहली ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई।
27 दिसंबर 2021 को जारी चतुर्थ स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने पहला स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स का चौथा संस्करण वर्ष 2019-20 के लिए जारी किया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHWF के गहन परामर्श से विकसित किया गया। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में वर्ष दर वर्ष वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वार्षिक उपकरण है जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया था। यह स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना तथा प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित सूचकांक है। राज्यों की रैंकिंग। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है। इसके बाद असम और फिर तेलंगाना का स्थान है। छोटे राज्यों में की श्रेणी में मिजोरम, मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। ओवरऑल 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापार रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल व तमिलनाडु, छोटे राज्यों में मिजोरम व त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव और चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोष की घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 3.96%। उत्तर प्रदेश के सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय रुपए जो है 6,15,518.97 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिनमें से राजस्व लेखा का व्यय रुपए 4,56,089.06 करोड़ है तथा पूंजी लेखे का व्यय रुपए 91,739 करोड़ रुपए है। राजकीय सेवाओं से निर्धारित राजस्व प्राप्तियां राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह कर रुपए 1,24,477 करोड़ रुपए निर्धारित, स्टाम्प एवं पंजीकरण से रुपए 29,692, आबकारी से 49,152 करोड़ रुपए, वाहन कर से 10,887 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जो है कहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो ये रखी है प्रयागराज में। राष्ट्रपति ने जो है प्रयागराज झलवा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का चौथा स्थापित होने वाला हाईकोर्ट था। ऐतिहासिक टर्म में जजों की संख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। वर्तमान में सीजे जो है इसके न्यायमूर्ति राजेश बिनाले हैं। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान लखनऊ CDRI लखनऊ ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी दवा यूमीफेनोविर बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ के मूसेपुर गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। अलीगढ़ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में महात्मा विदुर के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जब मिलान करेंगे तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी जो है सोनभद्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि चित्रकूट जो है, और प्रदेश में कुल वृक्षावरण 6.15% में जो है कमी
सोनभद्र में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि चित्रकूट में हुई है। प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 3.08%। प्रदेश में कुल वृक्षावरण 6.15%। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं? सहारनपुर में 49.92 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। चित्रकूट में 45.32 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज में 29.06 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले 3 जिले: सोनभद्र में 103.54 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर में 57.62 वर्ग किलोमीटर और चंदौली में कितना? 11.78 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, क्षेत्रफल और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले और उनका क्षेत्रफल। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है सोनभद्र। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल कितना है? 35.29%। दूसरे नंबर पर हमारा है चंदौली, ये इसमें जो है 21.78% है। तीसरे नंबर पर है पीलीभीत 18.6%। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला संत रविदास नगर भदोही, इसमें जो है 0.37%। दूसरे नंबर पर है मैनपुरी 0.49%। तीसरे नंबर पर है देवरिया 0.6%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है सोनभद्र 2436.75 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे लखीमपुर खीरी 1272.56 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर 746.11 किलोमीटर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले वही भदोही 3.71 किलोमीटर स्क्वायर, मऊ 11 किलोमीटर स्क्वायर, मैनपुरी 13.64 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार ये जो है वन क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स रहीं। किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया? तो उसका नाम है एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के 7 लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकापुर रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन घोषित किया है, क्योंकि इन रेलवे स्टेशन का कचरा प्रबंधन, ट्रैक्स, डिब्बों की सफाई, अनाधिकृत अतिक्रमण, इलेक्ट्रिक एवं प्लास्टिक के कूड़ों का निपटान, उचित निपटान, एलईडी लाइटें, उचित पेयजल व्यवस्था, सोलर उपयोग को बढ़ावा आदि मानकों पर खरे उतरे हैं। यूपी के सीएम ने 30 सितंबर 2021 को आत्मनिर्भर किसान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की। इसके तहत प्रदेश में 2725 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। हाल ही में एफएसएसआई ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5वां ई-ट्राई स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ने ऐसा फैब्रिक डिजाइन किया है जिस पर सूर्य के प्रकाश व यूवी रेज का प्रभाव नहीं पड़ता। यह संस्थान कानपुर में है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की अनुमति दी है? तो गौतम बुद्ध नगर। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है कहाँ जो है अनुमति दी है? गौतम बुद्ध नगर में। केंद्र सरकार ने प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक मेडिकल डिवाइस जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय चलाता है। 2 नवंबर 2011 आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर ऐतिहासिक बटेश्वर पश्चिमी मेले का शुभारंभ हुआ। यह यमुना तट पर 101 शिवलिंग स्थापित हैं। महिलाओं में उद्यमिता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में निर्भया फंड से वित्त पोषित निर्भया एक पहल कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक जिले से 1000 महिलाओं को ट्रेनिंग किट वितरण की जाएगी। कुल 75,000 महिलाओं को इनमें 3 दिवसीय ट्रेनिंग एमएसएमई विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसे मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत शुरू किया गया। 13 से 14 नवंबर 2021 को 2 दिवसीय ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में हुआ। हाल ही में प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को बिल्डिंगों संरचनाओं को ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो वो किसको हुआ है? आगरा कैंट को। आगरा कैंट को जो है ग्रीन रेटिंग मिली है। आगरा के रेलवे स्टेशन
के डीआरएम ऑफिस और रेलवे हॉस्पिटल को आईजीबीसी द्वारा हरियाली, कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए प्रदान किया गया है। डीआरएम ऑफिस की बिल्डिंग पर लगा सौर ऊर्जा सिस्टम 1588.40 किलोवाट विद्युत उत्पन्न करता है। स्टेशन की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग, खाना पकाने में बायोफ्यूल आदि इको फैमिली कार्यों के लिए यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आईजीबी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यह भारतीय उद्योग परिसंघ का सीआईआई का एक हिस्सा है। इसका गठन 2001 में किया गया। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था? तो वो टोटल 9 मेडिकल कॉलेज। 9 मेडिकल कॉलेज ये कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर में बने हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यूपी में 30 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनका निर्माण कुछ जिलों में भारत सरकार और कुछ जिलों में राज्य सरकार की मदद से कराया जा रहा है। जुलाई अगस्त 2021 नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने उत्तरोत्तर वृद्धि, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि में दिखाई है, उनमें 7 जिले में यूपी के थे। सेकंड रैंक फतेहपुर, थर्ड सिद्धार्थनगर, चौथी सोनभद्र, पाँचवीं चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती और चंदौली थी। वर्तमान में यूपी में 6 एक्सप्रेसवे रनिंग स्थिति में 7 का निर्माण कार्य जारी है। वर्तमान में प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन हो रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। दुग्ध उत्पादन के लिए नंद बाबा पुरस्कार की घोषणा की गई। गन्ना भुगतान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में पहले स्थान पर है। तो इसमें सही ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी चारों सही हैं। बजट के अनुसार 2017-18 से 21-22 तक जो है कुल इतने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। बजट के अनुसार 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, जो 2022 में 2.9% तक आ गई। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी? तो 18वीं रैंक थी। बेंगलुरु बेस्ड विचार मंच पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी किया। पीएससी राज्यों को रैंकिंग 3 आधार स्तंभों पर जारी करता है। पहली गवर्नेंस, दूसरा ग्रोथ, तीसरा इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 1.418 स्कोर के साथ आखिरी स्थान प्राप्त हुआ, जबकि केरल 1.618 के साथ पहले स्थान पर हासिल किया। हाल ही में जारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड एक्ट रैंकिंग में यूपी को दूसरा स्थान मिला है और उड़ीसा को पहला स्थान। नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि केरल जो है ये टॉप स्थान पर रहा। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किसको? गुजरात को, और यूपी को 6वां स्थान मिला है। गुजरात को पहला और यूपी को 6ठा। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है? बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय का निर्माण बलरामपुर जिले में थारू जनजाति की बहुलता वाले गांव इमलिया कुदार में हो रहा है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के विकास क्रम, उनके कल्चर, परंपरा, रिलीजन व जीवन शैली को दर्शाया जाएगा। थारू जनजाति के शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक कॉलेज भी खुला है। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में क्यों मनाते हैं? यह जो है प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में मुख्यमंत्री ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। मिहिर भोज कॉलेज में। बदायूं जिले के खेड़ा जलालपुर गांव में एएसआई ने गुप्त काल के बाद की टूटी हुई हिंदू मूर्तियां और ईंटें प्राप्त की। बरेली में राशन की दुकानों से पीले चावल वितरण की वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हो गया, जिसे एफएसएसआई ने अपने स्पष्टीकरण में फोर्टिफाइड राइस बताया।
फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B2, B3 और आयरन को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। इसी प्रकार फोर्टिफाइड खाद्य तेल का भी वितरण होता है। बजट 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5.1%। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का निर्यात 8800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.56 लाख करोड़ हो गया है। निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना से 31 लाख लोग लाभान्वित होंगे। वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के जानवरों को खुरपका व मुंहपका बीमारियों का पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.64 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया गया, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ किसानों को लाभार्थी बनाया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8,45,000 से अधिक वेंडरों को ऋण प्रदान किया गया। गोंडा में नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 2 नई योजनाएं। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की गई। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिए बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया 2022-23 के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ बाघ और तेंदुआ पाई जाती हैं। गोरखपुर में अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान है। चंदौली में क्या है? चंद्रमा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा भी इसको कहते हैं, यहाँ काला हिरण और चिंकारा पाया जाता है। बहराइच में करतनिया घाट वन्य जीव विहार है। किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड से उन परिवारों में की पहचान की जा सकेगी जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है या उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को किया गया। 18वीं विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष शहीद सतीश महाना को चुना गया। वर्ष 1985 के पश्चात पहली बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार पूर्ण बहुमत से निर्वाचित होने वाले श्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। सत्ता दल भाजपा गठबंधन ने 273 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर कौन सा? उपरोक्त सभी चारों कथन सही हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कुछ समझ लेते हैं। यह 18वां विधानसभा चुनाव जो इसके नतीजे 10 मार्च 2022 को घोषित किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को 403 में से 273 सीटें मिली और यह जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सरकार सफल रही। बहुमत के लिए कुल 202 सीटों की आवश्यकता होती है 403 में से। भाजपा गठबंधन को 273 सीटें। वोट प्रतिशत की बात करें तो 42.4% वोट मिला है। भाजपा को 255 सीटें मिली हैं 41.3% वोट के साथ। पिछली बार कितनी मिली थी? 2017 में 312 और गठबंधन को 325। अपना दल को 12 सीटें मिली हैं। निषाद पार्टी को 6 सीटें। सपा गठबंधन को जो है कितनी 125 सीटें मिली। सपा को 111, रालोद को 8, सुभाषपा को 6 और अपना दल के को 0, बसपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 2। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा से निर्वाचित होकर 1985 के बाद पहली बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार बहुमत से निर्वाचित होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बने हैं, जो कि शाहजहांपुर विधानसभा शाहजहांपुर से निर्वाचित हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कांट विधानसभा से निर्वाचित हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदस्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध सतीश महाना जी, जो कि महाराजपुर विधानसभा कानपुर से निर्वाचित हुए। नेता विपक्ष अखिलेश यादव, जो कि करहल मैनपुरी सीट से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। कुल निर्वाचित महिलाएं जो है इस बार 2022 में कुल जो सर्वाधिक महिलाएं हैं वो 37, जो अब तक सर्वाधिक हैं 47 महिलाएं। 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी? 41। अब तक विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की सबसे कम संख्या 6 है, जो वर्ष 1967 में थी। पहली बार निर्वाचित कुल सदस्य कितने? अब की बार जो पहली बार निर्वाचित हैं वो कुल हैं 126। सबसे कम उम्र के निर्वाचित सदस्य कौन है? अंकित भारती, ये 25 वर्ष के हैं। ये सैदपुर विधानसभा गाजीपुर से निर्वाचित हुए हैं। दूसरे नंबर पर हैं राहुल राजपूत, जो कि 25 वर्ष के हैं। ये हरचंदपुर विधानसभा रायबरेली से निर्वाचित हुए हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के जो हैं निर्वाचित सदस्य आलम बदी, ये 86 वर्ष के हैं। निजामाबाद विधानसभा आजमगढ़ से निर्वाचित हैं। सर्वाधिक अंतर से इस बार जो है सुनील शर्मा, जो कि साहिबाबाद विधानसभा से 2,14,000 मतों के अंतर से जीते हैं। पंकज सिंह, ये नोएडा विधानसभा से, ये 1,81,513 मतों के अंतर से। सबसे कम अंतर से निर्वाचित सदस्य अशोक राणा, धामपुर विधानसभा से 203 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी? ये मेरठ में रखी गई और इसकी अनुमानित लागत राशि जो है 700 करोड़ है। विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के साथ प्रशिक्षण और शोध कार्य भी कराए जाएंगे। इसमें 500 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये संत कबीर नगर में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को संत कबीर नगर के मगहर में संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य थीम आधारित सर्किटों का एकीकरण विकास करना है। 7 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला है। FSSAI के द्वारा तैयार किया जाता है फूड सेफ्टी इंडेक्स। और छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे है, यूटीज में जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर पर है मणिपुर पहले स्थान पर जो है, जबकि गुजरात दूसरे पर है, तमिलनाडु सबसे 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 3rd नंबर पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MLA के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 करोड़ रुपए। MLA का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। इसका उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। क्षेत्र की आवश्यकता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जनता के उपयोगी संपत्तियों का निर्माण करना शामिल है। फरवरी 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने यह फंड 2 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया था, जो अब जो है 2020-21 में कोरोना के कारण सस्पेंड ही था। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सावरकर इचोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं उनका नाम है, क्या नाम है? विक्रम संवत। मुख्यमंत्री योगी विक्रम संवत द्वारा लिखित सावरकर एओस फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट का विमोचन किया है। इस पुस्तक में विक्रम संवत ने विभिन्न देशों की यात्रा करके रिसर्च एवं फैक्चुअल डॉक्यूमेंट के आधार पर वीर सावरकर के व्यक्तित्व को दिखाने का अभिनव प्रयास किया है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर में 1857 के संग्राम को देश को स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम प्रयास बताया।
शांतनु गुप्ता ने द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश लिखा है। अभियान प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक है द पावर एंड फ्लाइट। अब तक जो है उसका नाम है द पावर एंड फ्लाइट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस। प्रियंका चोपड़ा जोनास द्वारा जो है अनफिनिश्ड लिखी गई है। हाल ही में सरकार ने किस वर्ग के अधिकारियों की चल अचल संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्पैरो यूपी पोर्टल जारी किया है? तो यह पीसीएस अधिकारियों की चल अचल संपत्ति की जानकारी के लिए स्पैरो यूपी पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीसीएस अधिकारी को उनकी संपत्तियों का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए स्पैरो पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल में अधिकारियों को एनुअल कॉन्फिडेंशियल एंट्री भी ऑनलाइन जारी की जाएगी। सभी अधिकारियों को अप्रैल से पिछले वर्ष का पूरा ब्यौरा जारी करना होगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में तैनात सभी आईएएस अधिकारी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करा चुके हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को किस जिले से 1 महीने तक चलने वाले स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? तो उन्होंने इसका शुरुआत कहाँ से की? श्रावस्ती से। श्रावस्ती में जो है इसकी शुरुआत की गई। 4 अप्रैल 2022 को योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरू। इसका उद्देश्य प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री ने एमएलए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक एक स्कूल गोद लेने व उनके कायाकल्प की दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। 2017 में स्कूलों में पेयजल व फर्नीचर उपलब्धता के सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प लॉन्च किया गया था, जिसके तहत अब सभी स्कूलों को दक्षता जो है इम्प्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लैंड वीज़ा एग्रीमेंट पर एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर की है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद। यूपी एसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6वीं बटालियन की अयोध्या में स्थापना का निर्णय लिया गया है। अन्य 5 लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर हैं। उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा में टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। मथुरा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। वाराणसी को शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में 4 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुआ है। कोविड इनोवेशन अवार्ड, सिटी अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, वाटर कंजर्वेशन अवार्ड। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर डिविजनल कंट्रोल को स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो वाराणसी में। तो वाराणसी में नेशनल सेंटर फॉर जो है डिवीजन कंट्रोल की स्थापना को मंजूरी दी गई। लखनऊ समेत बनने वाले 6 सेंटरों में से एक होगा। इसके लिए जयती खेड़ा सरोजनी नगर में 2.5 एकड़ भूमि 30 वर्ष के लिए लीज पर ली गई। प्रदेश सरकार ने वाराणसी में अपना सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि व्यापारियों एवं साड़ी निर्माताओं को उचित दाम पर सिल्क उपलब्ध हो सके। प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारो ट्राइबल म्यूजियम बलरामपुर केमझिया कोदार गांव में बनकर तैयार हो गया है।